नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो ऑपरेट हो रहा है, यानी अंतरा आणविक बल जो ऑपरेट हो रहा है, उसके आधार पर हमने विभाजित किया था। इसमें पहला था मोलिकुलर सॉलिड्स, दूसरा आयनिक सॉलिड्स, तीसरा मेटालिक सॉलिड्स और चौथा कोवलेंट सॉलिड्स। तो हमने मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मोलिकुल्स होते हैं और उसको हमने उसके मोलिकुल्स के बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो ऑपरेट हो रहा है उसके आधार पर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में हम लोगों ने देखा था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है, जो बहुत ही कमज़ोर यानी वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था कि जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब के जो मोलिकुल होते हैं उसके बीच जो फोर्स लगता है वो वान डेर वाल या डिस्पर्सन फोर्स होता है। उसी प्रकार जो नॉन पोलर मोलिकुल्स होते हैं, जैसे आपने देखा H2 है, Cl2 है, I2 है, Br2 है, कुछ हेट्रोएटॉमिक भी नॉन पोलर मोलिकुल होते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके मोलिकुल के बीच भी लंदन और डिस्पर्सन फोर्स लगते हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कमरे के ताप और दाब पर ये प्रायः सामान्यतः देखा जाता है कि ये गैस या लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो है उसमें हमने देखा था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा उसके तुलना में स्ट्रॉन्ग है, और ये जो मोलिकुल होते हैं प्रायः ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसके एटम के बीच होता है। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी सॉफ्ट नेचर का ही होता है, उसके तुलना में थोड़ा हार्ड होता है। और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के तुलना में इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी थोड़ा अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखा था HCl, HBr, ये सारा देखा था। जो मोलिकुलर सॉलिड्स का जो तीसरा टाइप था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में आपको मैंने बताया था कि उसके मोलिकुल के बीच एक स्पेशल टाइप का सेकेंडरी बॉन्ड होता है। सेकेंडरी बॉन्ड और प्राइमरी बॉन्ड के बारे में भी मैंने आप लोग को थोड़ा बतलाया था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये प्राइमरी बॉन्ड है, और जो वान डेर वाल फोर्स है जिसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है, ये सब सेकेंडरी बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा सेकेंडरी बॉन्ड है जो तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है। और दूसरा इसका कंडीशन आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक और भी शर्त है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मोलिकुलर सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो होता है वो ऊपर जो दोनों है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और पोलर मोलिकुलर सॉलिड उससे ज़्यादा होता है, ये थोड़ा उसके तुलना में कठोर होता है। और रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में जैसे आप देख सकते हैं आइस जो है वो सॉलिड वाटर का सॉलिड फॉर्म है। तो उसमें हमने बताया था कि जो वाटर मोलिक्यूल होते हैं आइस में H2O मोलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और दो मोलिक्यूल के बीच बनता है, इसलिए इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दूसरा जो इस टाइप था वो था आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आयन्स होता है, कटायन साइन एनायन, और दोनों स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा कूलम्बिक फोर्स जिसको भी कहते हैं उसके द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में जब रहता है तो इसके आयंस जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत रोधी होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन जब हम इस आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं यानी गलित अवस्था में, या इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं यानी विलयन की अवस्था में, सॉल्यूशन की अवस्था में, तो आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। इसीलिए गलित अवस्था या विलयन में जो आयनिक सॉलिड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला हमने पढ़ा था मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत जो आता है सभी मेटल्स आता है और एलॉय आता है, मिश्र धातुएं आते हैं। इसमें हमने बताया था कि मेटल जो आयंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के समुंदर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही एक दूसरे से बंधा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो दो मेटल आयंस एक दूसरे से जो बंधा होता है यानी जुड़ा होता है उस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये है तो सेकेंडरी बॉन्ड लेकिन बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि धातु को तोड़ने के लिए या काटने के लिए बहुत ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़ोर से हथौड़ा से मारना पड़ता है। उसके बाद भी देखिएगा कि ये चपटा हो जाता है। बताए थे कि ये मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। मैलेबल माने होता है आघात वर्धनीय, जिसको हिंदी में कहते हैं कि जब इसको आप हैमरिंग कीजिएगा यानी जो किसी वस्तु से जोर से मारिएगा तो आप पाते हैं कि ये चूर चूर न हो करके यानी भंगुर न हो, ब्रिटल नहीं है, ये जो है माने एक सीट के रूप ले लेता है, और ये भी मेटालिक बॉन्ड के कारण ही होता है। उसके बाद बताए थे कि इससे हम लोग पतले से पतले तार भी खींच सकते हैं। जैसे देखिए जितना भी वायर है वो सब मेटल का ही बना हुआ, तो ये भी जो गुण होता है वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से होता है। जैसे सबसे ज़्यादा मैलेबल जो है वो गोल्ड को माना जाता है, डक्टाइल भी गोल्ड, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि प्लेटिनम अधिक होता है, कहीं कहीं कहते हैं कि गोल्ड अधिक होता है, लेकिन गोल्ड को ही फाइनली एक कहा जाता है कि सबसे अधिक मैलेबल एंड डक्टाइल होता है। इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इसका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गलित अवस्था या सॉलिड दोनों अवस्था में मोबाइल होते हैं यानी फ्री होते हैं, फ्री टू मूव यानी, इसीलिए ये जो है मेटालिक सॉलिड गलित अवस्था या ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। जो लास्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप वो है कोवलेंट सॉलिड, या उसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क सॉलिड,
जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होता है, और एटम जो होता है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ करके विशाल यानी जायंट रचना का निर्माण करता है, इसीलिए इसको विशाल अणु भी कहा जाता है। और यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए कोवलेंट सॉलिड बहुत कठोर होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो वेरी हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। आपको मैं पिछले दिन डायग्राम के माध्यम से बतलाया था कि ग्रेफाइट का जो 2 लेयर है वो वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, जो वीक है। इसी के कारण ग्रेफाइट का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है। दिस इज द रीजन ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का कारण है। जो कोवलेंट सॉलिड है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी विद्युत रोधी होता है। लेकिन एक ग्रेफाइट उसका अपवाद है जो विद्युत का बहुत बढ़िया सुचालक होता है, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको भी मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन जो होता है जो तीन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, और एक जो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और लेयर के तो वही जो लेयर के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव करता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, यानी जो 4th इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट में कार्बन का, वो जो है फ्री होता है और वो मूव करता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जबकि डायमंड में कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब कार्बन का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है और फ्री नहीं होता है। इसी वजह से डायमंड जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मतलब विद्युत रोधी होता है डायमंड, जबकि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा मैं इसमें और भी एग्जाम्पल बताया था, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसको हम लोग कार्बोनेंडम कहते भी हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, क्वार्ट्ज है, सिलिका SiO2 है। तो ये जो है कोवलेंट सॉलिड का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को पुनः एक बार देख लीजिए। कोवलेंट सॉलिड का क्या बोल रहे हैं? क्वार्ट्ज, SiO2, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सब जो है कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। हमने सॉलिड का जब वर्गीकरण किया था तो सॉलिड बताया था कि 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मतलब जिसका कोई शेप डेफिनिट नहीं होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जिसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता है, जिसको आप जब तेज धार वाला औजार से काटते हैं तो जो नया सरफेस बनता है वो प्लेन एंड स्मूथ नहीं होता है, यानी समतल और चिकना नहीं होता है, और बोले थे कि आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होता है। तो और एमॉर्फस सॉलिड का जो एग्जाम्पल बताए थे कि आज का हमारा जो वर्तमान समय है उसमें हमारे माने करने के आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी बहुत बड़ी योगदान है। जैसे देखिए प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड को भी एमॉर्फस सॉलिड के कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब जो ये सब पढ़े हैं उस पर कुछ हम आपको प्रश्न करवाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन सारी बातों को एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोग सही से ही उत्तर देंगे। तो बच्चों, जैसा हम लोग भी रिवाइज किए कि अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 प्रकार में बांटे हैं, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर
निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। यानी इसकी जो दिया हुआ है इसके मोलेकुल के बीच, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच किस तरह का फोर्स ऑपरेट हो रहा है, संचालित हो रहा है, लग रहा है, उसके आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि कॉलम बना ले। पहला जैसे है मोलिकुलर सॉलिड्स, कि कौन कौन मोलिकुलर सॉलिड्स। दूसरा आयनिक सॉलिड्स। तीसरा मेटालिक सॉलिड्स। और चौथा है कोवलेंट सॉलिड्स। तो आप लोग बतलाइए। तो बहुत अच्छा, बेंजीन जो हुआ, यूरिया है, अमोनिया है, जल है। बेंजीन, यूरिया, अमोनिया और जल, हाँ बिल्कुल सही। ये सब मोलिकुलर सॉलिड का उदाहरण। तो मोलिकुलर सॉलिड के कॉलम में हम लोग लिख लेंगे बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल। अब आपका है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आपको पता ही है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होता है। बेंजीन का आप लोग सूत्र भी जानते होंगे, C6H6। यूरिया का होता है NH2CO NH2। अमोनिया का NH3 और जल का H2O। आयन से बने होते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन ऐसे सॉलिड हैं जो आयन से बने हुए हैं, कटायंस एंड एनायंस से। बिल्कुल सही, पोटासियम सल्फेट एंड जिंक सल्फाइड, दो ऐसे सॉलिड हैं जो कटायन और एनायन से यानी आयन से बने हुए हैं। इसीलिए ये दोनों आयनिक सॉलिड के उदाहरण हैं। और जब हम इसको हम लोग आयनिक सॉलिड के कॉलम में लिखेंगे, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। ये बने हुआ है, देखिए ये टूटेगा या कहिए जिससे बना हुआ है उसी में डिसोसिएट होगा वाटर में डालने पर या मेल्ट करने पर। तो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन से बना हुआ है। तो देखिए आयन से बना हुआ है, इसलिए ये आयनिक सॉलिड है। और एक और है आपका जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का सूत्र है ZnS। ये बना हुआ है Zn2+ आयन से और इस माने जिंक आयन से और सल्फाइड आयन से। अब देखिए मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में आपको हम बताया था कि मेटल आएगा और एलॉय आएगा, मिश्र धातु आएगा। तो टीन जो है एक मेटल है। और आप देखिए
रुबिडियम भी मेटल है। टीन, देखिए टीन जो है इसका एक्चुअल जो लैटिन नाम है वो स्टैनम है, इसीलिए इसका संकेत एसएन होता है। रुबिडियम है, रुबिडियम जो है इसका सिंबल है आर बी। अब देखिए कोवलेंट सॉलिड, तो कोवलेंट सॉलिड बताए थे कि बहुत हार्ड होता है, कि एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, बहुत उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्रेफाइट एक इसमें लिख लीजिए। और आपको पता होगा कि जो सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो सिलिकॉन कार्बाइड है, और सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है नेचर में वो डायमंड होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड भी कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट तो कार्बन है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी ग्रेफाइट है। तो दूसरा हम लोग लिख लें यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड। SiC। अच्छा, जैसा लग रहा है एक हम लोग छूट गया है, आर्गन कहीं नहीं लिखे। तो बताइए आर्गन जो है किस प्रकार का सॉलिड है। तो आर्गन का जो मोलेक्यूल होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। और इसका बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, रूम टेम्परेचर पर गैस या लिक्विड अवस्था पाया जाता है। तो आर्गन भी मोलेकुलर सॉलिड का उदाहरण। तो आप लोगों ने ये सवाल आसानी से कर लिया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अब अगला सवाल देख रहे हैं। हमारा सवाल है कि ठोस से अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको बच्चों हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। अत्यधिक कठोर, दूसरा है विद्युत रोधी, और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट मार्क किया। अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक कठोर। दूसरा है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी यानी इससे किसी भी अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, अत्यधिक उच्च गलनांक। देखिए बच्चों, ये गलनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो बताइए कि अत्यधिक कठोर इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, और एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है यानी अत्यधिक उच्च गलनांक है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत अच्छा, ये सारा जो प्रॉपर्टी है, ये जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये है कोवलेंट सॉलिड का। कोवलेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क सॉलिड।
अब हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल हमारा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। हम लोग ने बतलाया था कि ठोस अवस्था में जो आयनिक सॉलिड है, ये कैटायंस और एनायंस का जो बना हुआ है, इसके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस, कोई भी मुक्त आयंस मौजूद नहीं है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन गलित अवस्था में, गलित या विलयन में आप लोग को मैं बतलाया था कि जो आयनिक सॉलिड के जो आयंस है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये एक दूसरे से अलग हो गया, यानी कहने का मतलब है फ्री आयंस प्रेजेंट, फ्री आयंस मौजूद है, जिसके वजह से गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में आयनिक सॉलिड विद्युत का चालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कि जैसा कि बच्चों हम लोग सवाल देख रहे थे, हमारा अगला सवाल है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन होते हैं? तो देखिए यहाँ एक ठोस है जिसका 3 प्रॉपर्टी यानी 3 गुण दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला गुण दिया हुआ है विद्युत चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा दिया हुआ है आघातवर्ध, जिसको बोलते हैं हम लोग मैलिएबल। और तीसरा दिया हुआ है तन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है कि इसको हम हैमरिंग करके, पीट करके सीट यानी चदरा बना सकते हैं। और तन हुआ टू ड्रा वायर, यानी इससे हम तार खींच सकते हैं। तो सोचिए किससे चदरा बनता है, किससे हम लोग तार खींचते हैं? चलिए, कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक मान सकते हैं, ग्रेफाइट भी होता है जो कि कोवलेंट सॉलिड है। आयनिक सॉलिड भी अभी हम पढ़े हैं कि गलित और विलयन में होता है। लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल तो केवल क्या होता है? मेटल होता है। बिल्कुल सही। इसके मतलब हम ये पहुंच गए कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा मेटालिक सॉलिड। ये जो ठोस है वो मेटालिक सॉलिड है। तो बच्चों हम लोग ने सॉलिड का वर्गीकरण किया था, उस पर जो आधारित प्रश्न है
उसको हमने देखा। आप लोगों ने भी सवाल को बहुत अच्छी तरह से हल किया। हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।